तो 19 जून को वो खबर आ जाएगी जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, और इस बात के आसार हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि 19 जून को जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होगी तो चेयरमैन मुकेश अंबानी इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि रिलायंस जियो या जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के आईपीओ का क्या होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड वो कंपनी है जो रिलायंस जियो, जो जियो मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसको चलाती है, और उसकी आईपीओ को लेके काफी काफी समय से कश्मकश चल रही थी। पिछली खबर ये थी कि ईरान की लड़ाई की वजह से आईपीओ टल गया है। बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, बाजार में जबरदस्त इंतजार है इस आईपीओ का। लगभग $4 अरब का ये आईपीओ हो सकता है, ऐसे हिसाब लगाए गए हैं, ऐसे अनुमान हैं। और लग ये रहा है अब, क्योंकि डेट आ गई है रिलायंस की एजीएम की, 19 जून को रिलायंस की एजीएम होगी, और उस दिन जो चेयरमैन का एड्रेस होता है उसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि जियो का आईपीओ कैसे आएगा, किस स्वरूप में आएगा। और वो जो अपडेट आएगा, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। दो 2 बजे, 19 जून को 2 बजे ऑडियो विजुअल पर, यानी ऑनलाइन ये एजीएम होने जा रही है जो एक्सचेंज की फाइलिंग है उसके हिसाब से। और 12 जून वो कट ऑफ डेट है। 12 जून तक जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर होंगे उनको इस एजीएम में रेजोल्यूशंस पर फेवर, फॉर या अगेंस्ट वोट देने का अख्तियार होगा। तो जियो आप जानते ही हैं कि अब इस वक्त भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है मार्केट शेयर के लिहाज से, और लंबे समय से तैयारी चल रही थी कि ये आईपीओ आएगा आएगा आएगा। फिर सवाल उठने लगा कहीं रिटेल का आईपीओ पहले आएगा या जियो का आईपीओ पहले आएगा। इस बीच में जियो फाइनेंस का आईपीओ आ चुका है जिसकी चर्चा कहीं भी नहीं थी, अचानक आया और एकदम से वो भी अपने कारोबार में छाया हुआ है। तो लगभग $4 अरब का ये जो आईपीओ है, अब ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है। इससे पहले खबरें आई थी अखबारों के हिसाब से कि कंपनी इसका जो स्ट्रक्चर है, लिस्टिंग का स्ट्रक्चर, उस पर पुनर्विचार कर रही है। कैसे लिस्टिंग कराई जाए इसके बारे में सोच रही है। इससे पहले योजना ये थी कि ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है, इसके प्रोमोटर्स भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। 14 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, और कुल मिला के तो वो लोग अपने हिस्से में से कुछ कुछ शेयर बेचेंगे। ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल का अर्थ होता है कि कंपनी के खाते में कुछ नहीं जाएगा। जो पब्लिक शेयर खरीदेगी वो पैसा उन शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि उसमें जो और शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस और अंबानी परिवार के अलावा, वो लोग चाहते हैं कि जो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट भाव है वो मिल जाए। जितना भी ज्यादा से ज्यादा भाव बाजार से लिया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो लिया जाए। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इशू प्राइस है वो थोड़ा नीचे रखा जाना चाहिए, ताकि जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन इन्वेस्टर के पास कमाने के लिए कुछ गुंजाइश बची रहे। क्योंकि अगर वो बिल्कुल प्राइस टू परफेक्शन कहते हैं, कि जो बिल्कुल सही प्राइस है उस भाव पे अगर ये शेयर इशू होते हैं, तो हो सकता है लिस्टिंग के दिन छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़े, और ये वो चाहते नहीं है बिल्कुल। और उसके साथ जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये एक अब एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया है इस किस्से में। और इसीलिए शेयर होल्डर्स चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके वो मिल जाए। लेकिन उसकी वजह से वही दो रिस्क हैं। एक, इस भाव पे आप इशू करेंगे, हो सकता है लोग पैसा लगाने को राजी ना हो, अंडर सब्सक्राइब हो या डिवॉल्व हो जाए। और दूसरा जो बताया कि फिर अगर लिस्टिंग के दिन नुकसान होगा तो फिर उससे सेंटिमेंट खराब होता है। अब इससे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जो प्रमोटर्स हैं मुकेश अंबानी और उनका परिवार, उनका पहले दिन से स्टैंड क्लियर है और वो स्टैंड पे बरकरार हैं। वो वहां से हिल डुल नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तो उसको नुकसान का डर ना रहे, दूसरा उनको थोड़ी अपसाइड दिखे ताकि उनका उत्साह बना रहे। तो अब परिस्थिति ये है कि ये चाहते हैं कि जो बाजार में प्राइस है इस शेयर का, वो लिस्टिंग के बाद बाजार में तय हो। और जिन इन्वेस्टर्स ने पहले पैसा लगाया है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो बाद में अपने शेयर जिसको जितना बेचना है वो ओपन मार्केट में बेचे। मतलब ये
कि अब कंपनी पूरा फ्रेश इशू ला रही है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। नए शेयर इशू किए जाएंगे, बाजार में उनकी कीमत डिस्कवर होगी। जो कीमत डिस्कवर होगी या बाजार में जिस भाव पे बिक रहे होंगे, अपना लॉक इन खुलने के बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले पैसा लगाया हुआ है, वो बाजार के भाव पर अपने अपने शेयर होल्डिंग को लिक्विडेट कर पाएंगे। तो ये अब जो पैसा आएगा, इसमें से करीब 25,000 करोड़ रुपया कंपनी इस्तेमाल करेगी कर्जा चुकाने के लिए, और बाकी पैसा दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी, जिसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस कहा जाता है कंपनियों की जुबान में। ये फिर सूत्रों के हवाले से आई हुई खबर है। मार्च में कंपनी ने योजना जब बनाई थी ऑफर फॉर सेल की, तो उस वक्त इसके जो 14 इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, ये बात हुई थी कि वो सब अपने अपने हिस्से में से 8 या 8.5% निकालेंगे और उसको बेच देंगे, जिससे कुल मिला के 2.8% इक्विटी डाइल्यूशन होना था। उस वक्त ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने दी थी। और कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरह बेच के भाग जाएगा, तो सबका हिस्सा बना रहेगा, सबका एक हिस्सा बाजार में जाएगा, उससे जो पैसा आएगा वो सबको बराबर बराबर अपने होल्डिंग के अनुपात में मिल जाएगा। तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट आई है, अभी ताज़ा आई है आज ही, रिलायंस का कहना है कि जियो ने अपनी मजबूती इसमें और बढ़ाई है, अपनी लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग की है, कंसोलिडेट की है इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम में, और तमाम उन्होंने ऑपरेशनल माइलस्टोन पार किए हैं। बिजनेस करीब उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है 5G एडॉप्शन के बाद से। उनका आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ा है। ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स इस वक्त टेलीकॉम के कारोबार में है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि हर ग्राहक, प्रति ग्राहक आप कंपनी कितनी कमा रही है, उसकी आमदनी कितनी हो रही है। और दूसरा, ब्रॉडबैंड में भी उनके काफ़ी तगड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, ये उनका मानना है। ये न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि पूरी भारतीय इंडस्ट्री के लैंडस्केप में देखिए तो जियो जो है बड़ा भारी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव है जो देखा जा रहा है, और अभी भी ये सफर खत्म नहीं हुआ है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है। और साथ में जो उसके रिजल्ट के आंकड़े आए हैं, रिलायंस जियो की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, यानी कि इस साल की चौथी तिमाही के मुकाबले, पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले इस साल की चौथी तिमाही में ये 13% बढ़ के आया है। 44,928 करोड़ रुपए की उनकी आमदनी इस क्वार्टर में हुई है, और जिसकी वजह मजबूत सब्सक्राइबर एडिशन है, आरपू में सुधार है जैसा मैंने बताया, और डिजिटल सर्विसेज में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। इसी क्वार्टर के लिए उनका जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी 13% बढ़ा है और 7,935 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा, जो पहले ग्रॉस अर्निंग्स कहते थे, अब वो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, ये 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। 18% का उछाल है इसमें, और ये मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह इसमें ज़्यादा बढ़ी है। रेवेन्यू बढ़ी है, उसके साथ साथ मार्जिन भी सुधरा है, यानी कि मुनाफा बढ़ा है, और ये दिखा रहा है कि कारोबार में ऑपरेटिंग लेवरेज बेटर है। उसी पैसे पे दूसरी कंपनियां जितना कमा रही हैं, उसके मुकाबले ये बेहतर कमा रहे हैं। आरपू बढ़कर 214 रुपए हो गया है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 214 रुपए है इनका। और ये इसका अर्थ है कि कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, वो खर्चा बढ़ा रहा है, और सब्सक्राइबर मिक्स बेटर हो, यानी ज्यादा खर्चा करने वाले सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इनके पास। हालांकि कुछ समय के लिए इस क्वार्टर में कुछ समय के लिए इस पे असर पड़ा है, आरपू थोड़ा झटका खाया है, लेकिन इसके बावजूद इस बार वो बढ़ के दर्ज हुआ है। और डेटा कंजम्पशन भी बड़ा मजबूत रहा है, पर कैपिटा 42.3 जीबी पर मंथ इनका कंजम्पशन, एक सब्सक्राइबर 42 जीबी से ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, और कुल मिला के जो डेटा ट्रैफिक है लगभग 35% बढ़ के आया है। तो ये तो रिजल्ट का हाल है, लेकिन अब नजरें सबकी हैं मुकेश अंबानी पर। 19 तारीख को, 19 जून को जब रिलायंस की एजीएम होगी, तो वो जियो की क्या कहानी सुनाते हैं, जियो की क्या दशा दिखाते हैं, और क्या बताते हैं कि जियो का आईपीओ कब, कैसे, किस सूरत में आएगा। भाव वगैरह का तो उस वक्त ऐलान नहीं होगा, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि अब रिलायंस के खजाने से एक और सितारा बाजार में आने जा रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।